हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल कंसेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बेसिक नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर। एक सिविल इंजीनियर को कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन की इंफॉर्मेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए अगर वो सिविल इंजीनियर फील्ड में वर्क कर रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कोई और फील्ड का भी है जो सिविल इंजीनियर फील्ड में काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, तो उनको कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए। वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। और ये जो सारे पॉइंट्स है ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के जो वीडियो है वो रेगुलरली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए वन बाय वन सारे पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखिए हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, जो हाइट होती है बिल्डिंग की, ठीक है, वो कितनी होती है? तो करीबन देखिए 3.15 मीटर होती है। हाइट ऑफ पैरापेट वॉल कितनी होती है? 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 के बराबर जो है पैरापेट वॉल होती है। हाइट ऑफ विंडो, विंडो की जो हाइट होती है, जैसे कि यहाँ पर ठीक है ये फ्लोर लेवल है, तो ये जो हाइट होती है विंडो की, ये करीबन 2.1 मीटर या फिर 3 फीट के करीब होती है। ये विंडो है और ये फ्लोर लेवल से ये करीबन 3 फीट के करीब आपको देखने को मिलती है। उसके बाद मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब 125 होनी चाहिए। ठीक है, इतनी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 4.5 इंच भी आपको इसको बोल सकते हैं, 4.5 इंच के करीब ये होती है। उसके बाद मिनिमम थिकनेस ऑफ लिंटल, लिंटल जो होता है, ठीक है, जो वो विंडो से बाहर आता है ये जगह पे, ठीक है, यहाँ पे विंडो है तो वो कितना होना चाहिए? तो मिनिमम थिकनेस ऑफ लिंटल जो है ये वाले उसकी 15 सेंटीमीटर से, मतलब 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। थिकनेस ऑफ डीपीसी, राइट, डीपीसी हम डैम प्रूफ कोर्स जो करते हैं, ठीक है, वॉल होती है, वॉल के नीचे यहाँ पे डैम प्रूफ कोर्स होता है, वो करीबन 2.5 सेंटीमीटर का मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज फॉर लैपिंग इज 36 mm। ठीक है, तो कौन से डायमीटर को हम ज़्यादा से ज़्यादा लैपिंग के लिए यूज कर सकते हैं? तो 36 mm। और बैर हैविंग मोर देन द डायमीटर नॉट अलाउड। ठीक है, उससे ज़्यादा डायमीटर उसको हम लैपिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद मिनिमम डायमीटर यूजेज इन स्लैब। ठीक है, स्लैब में मिनिमम 8 mm का बार यूज़ करना चाहिए। जो भी स्लैब में डायमीटर होते हैं उसमें देखिए मिनिमम 8 mm का डायमीटर होना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली यूज़ होता है। मिनिमम डायमीटर यूज इन कॉलम, देखिए कॉलम के अंदर जो भी स्टील यूज होंगे वो मिनिमम उसका डायमीटर 12 mm का होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम डायमीटर यूज इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम में 4 मिनिमम जो है बार होने चाहिए। अगर स्क्वायर है तो 4, ठीक है, और रेक्टेंगल में मिनिमम 4 या फिर 6 बार जनरली यूज होता है। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूजेड फॉर मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूजेड इन स्लैब इज इक्वल टू 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, तो मैक्सिमम जो डायमीटर यूज करना है स्लैब को 1/8 थिकनेस ऑफ स्लैब, इससे ज़्यादा बड़ा डायमीटर हमें यूज नहीं करना है स्लैब के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग, राइट, देखिए स्लैब की थिकनेस जब ज़्यादा होती है तो बीच में देखिए चेयर प्रोवाइड की जाती है उसको सपोर्ट देने के लिए, तो चेयर की स्पेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद चेयर ऑफ मिनिमम 12 mm डायमीटर टू बी यूज है। ठीक है, चेयर के लिए जो मिनिमम डायमीटर है वो 12 mm का डायमीटर हमें यूज़ करना है। ठीक है, उससे कम mm वाला हमें चेयर यूज़ नहीं करनी है। मिनिमम डायमीटर यूज पर डोवेल बार, डोवेल बार के लिए मिनिमम 12 mm का स्टील जो है हमें यूज करना है। ये क्वेश्चन सारे इंटरव्यू में भी आपको पूछे जा सकते हैं। लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन 0.8%, ठीक है, और नॉट मोर देन 6% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जो भी आप लॉन्जिट्यूडनल मतलब लंबाई के जैसे में जो स्टील प्रोवाइड करते हैं उसका जो परसेंटेज है वो 0.8 से कम नहीं होना चाहिए, और 6% जो टोटल एरिया है क्रॉस सेक्शन, जो भी आप सेक्शन यूज़ करें उसके 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड इन स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, जो भी हम बाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं, जब भी स्टील हम बांधते हैं तो यहाँ पे जो बाइंडिंग वायर यूज़ होते हैं तो वो स्टील रेनफोर्समेंट 8 kg पर मीटर के हिसाब से यूज़ करना है। ठीक है, उससे कम यूज़ नहीं करना है। 8 kg पर मीटर के हिसाब से हमें यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग ऑफ सीमेंट का वेट कितना होता है? तो 50 kg वेट होता है। एक बैग ऑफ सीमेंट का वेट 50 kg होता है, ये ध्यान रखना है। 1 बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1.25 क्यूबिक फीट, 1.25 क्यूबिक फीट होता है, और 0.0347 क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, इतना होता है, ये कन्वर्जेशन आपको पता होना चाहिए। नंबर्स ऑफ सीमेंट बैग इन 1 मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब में कितनी सीमेंट बैग होती है? तो 28.8 जो है सीमेंट बैग लगती है 1 मीटर क्यूब कंक्रीट करने में।
इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कितना है, तो 30 मिनट होता है। एंड फाइनल सीमेंट सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कितना है, 10 घंटे या फिर 600 मिनट आप पकड़ सकते हैं, इसलिए बराबर होता है। ओके, और पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6। जो भी हम कंस्ट्रक्शन में वाटर यूज करें उसकी पीएच वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। राइजर ऑफ स्टेयर कितना होता है, तो 150 mm से लेके 200 mm होता है। देखिए स्टेयर के अंदर देखिए आप ऐसे ऐसे स्टेयर है, तो ये जो है इसे राइजर बोला जाता है, और ये जो है इसको ट्रेड बोला जाता है, ठीक है। ये जो वर्टिकल है इसको राइजर, इसको ट्रेड बोला जाता है। वो 150 mm से 200 mm तक होना चाहिए। ट्रेड जो है, राइट, ये जो ट्रेड है ये वाली लेंथ, ये आपकी 250 से लेके 300 mm तक की होनी चाहिए, ठीक है। एंगल ऑफ स्टेयर, जो स्टेयर का जो एंगल है, ठीक है, स्टेयर ऊपर जाती है तो ये जो एंगल है, ठीक है, वो 25 से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद टेंसाइल एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी है, 0.7 FCK, ठीक है, 0.7 FCK। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट EC 5000 FCK, ठीक है, ये होना चाहिए। ओके, उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ स्टील कितनी होनी चाहिए, तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, तो 1.50। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट कितना लेना है, 1.5। उसके बाद स्टैंडर्ड ब्रिक साइज 190 mm by 90 mm by 90 mm, सेंटीमीटर में देखें तो 90 सेंटीमीटर by 9 सेंटीमीटर by 9 सेंटीमीटर के करीब होना चाहिए। उसके बाद गुड ब्रिक क्ले कंटेन 20 to 30% ऑफ एल्यूमिनियम, 50 to 60% ऑफ सिलिका होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर जो लाइम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन होता है, इस तरह से चीज़ें ये जो है ये इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होने चाहिए। પછી कलर ऑफ ब्रिक, गुड ब्रिक कैसा होना चाहिए, तो डीप रेड, चेरी, कॉपर कलर, ऐसे जो है कलर जो है होने चाहिए ब्रिक के। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 3.5 न्यूटन पर mm² के कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्प्शन 15 से 20% होना चाहिए, ड्राई वेट के 15 से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेस ऑफ सिलिका एंड क्ले मेक्स ब्रिक क्या है, ब्रिटल बनाती है, ठीक है, सिलिका ज़्यादा होगा तो ब्रिक क्या है, ब्रिटल बनेगी और वीक बनेगी, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक कंसिस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले, मोल्डिंग ब्रिक, ड्राइंग ब्रिक एंड बर्निंग ऑफ ब्रिक। ये है अगर प्रोसेस अगर आपको पूछे जाए तो इस तरह से आपको बताना है। और ब्रिक कैसे बनाई जाती है, तो हैंड मोल्डिंग एंड मशीन मोल्डिंग, ये 2 मेथड से ब्रिक बनाई जाती है। बर्निंग ऑफ ड्राई ब्रिक इज डन आइदर बाय क्लैम्प और क्लीनिंग, ठीक है, क्लैम्प से या फिर क्लीन जो होता है, मतलब उसकी जो अलग से चिमनी बनती है उसके अंदर ये जो है बर्निंग की जाती है। उसके बाद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंसिडर ऑफ 62 to 70% ऑफ लाइम, 62 to 70% ऑफ लाइम जो है कंसिडर करता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC सीमेंट में। ओके, और OPC सीमेंट का सेटिंग टाइम 30 मिनट और मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 घंटे के करीब होता है। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट डिटरमाइंड बाय द विकार्ड apparatus, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए विकार्ड apparatus यूज होता है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कितनी है, तो 25 है, जनरली 25 से 30 के बीच में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। व्हेन कंक्रीट टू बी लेड अंडर वाटर क्विक सेटिंग सीमेंट इज यूज, ठीक है, अगर कंक्रीट को हमें पानी के अंदर पोयर करना है तो हमें क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करना है, क्योंकि पानी में अंदर जल्दी से अगर सेट नहीं होगा तो सीमेंट के इंग्रेडिएंट है अलग अलग हो जाएंगे, तो कंक्रीट स्ट्रांग नहीं बनेगा। मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट कितना है, तो 1.5 मीटर से ज़्यादा फ्री फॉल नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है, ऊपर से फेंका जाता है, तो इंग्रेडिएंट के सेग्रीगेशन होने के और ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेस्ट ऑन फ्रेश कंक्रीट कौन से है, तो स्लम टेस्ट है जो वर्केबिलिटी के लिए यूज होता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए, VB टेस्ट है, ठीक है, ये सारे जो टेस्ट है वो कंक्रीट के, फ्रेश कंक्रीट के है। उसके बाद हार्ड एंड कंक्रीट के बाद के टेस्ट कौन थे, तो रिबाउंड हैमर टेस्ट है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है। कंक्रीट गेट की बात करें तो देखिए ये सारे मिक्स रेशियो है जो हम कंक्रीट गेट के लिए यूज होते हैं, जिसके M5 का 1 जैम 5 जैम 10 है, M20 जो पॉपुलरली यूज होता है 1 जैम 1.5 जैम 3। इसमें 1 क्या है, इसमें 1 सीमेंट है, 1.5 क्या है, इसमें सैंड है, और 3 क्या है, इसमें एग्रीगेटेड, ठीक है, इस तरह से ये रेशियो है। और M30 और इसके अबो क्या है, मिक्स डिज़ाइन हमें बनानी पड़ेगी, डायरेक्टली हम इसका कोई मिक्स रेशियो आपको नहीं दिया गया है। ओके, तो ये सारे जो पॉइंट है ये बेसिक पॉइंट है, एक सिविल इंजीनियर को ये सारे जो पॉइंट है वो जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो है एक अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये सारे जो पॉइंट है आपको जरूर पता होने चाहिए। और इसी रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा।